नामदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आई एम योर फिजिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान सोहरवर्दी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड डिवीजन ऑफ यूनिट 1। So let's move to the whiteboard without any delay to have a very thorough discussions. जी डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 1 पार्ट बी एंड यू कैन कॉल इट दैट इट इज लेक्चर नंबर 13 ऑफ द नेशनल एमडीकैट सीरीज हम आप लोगों को इंशाल्लाह तैयार करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। दे आर रिलेटेड टू मोमेंटम, देन इम्पल्स हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। देन वी विल गो ऑन टुवर्ड्स द कुलियंस, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं सबसे पहली बात होगी कुलियन से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद इंशाल्लाह ताला हम फिर बड़ी डिटेल में देखेंगे इलास्टिक कुलियन, इनइलास्टिक कुलियन, एंड उसके बाद हमारे पास टॉपिक आपको पता स्पेशल केसेस आते हैं। एंड इन द लास्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वन एंड ओनली टॉपिक विच इज़ अ वेरी फेमस, और तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि आज मेरे लेक्चर से ये सारा कुछ बहुत अच्छी तरह क्लियर कट हो जाएगा कि इन टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इब्तिदा करता हूँ, गौर कीजिएगा प्लीज। और फर्स्ट टॉपिक दैट इज मोमेंटम। स्टूडेंट्स, नेशनल एमडीकैट में बात का ऐसा होता है कि फिजिक्स की डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को भी इंशाल्लाह साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात, डेफिनेशन की बात की जाए तो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी किसी बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी होती है हम उसको मोमेंटम का नाम देते हैं। और अगर बात इसके फॉर्मूला की कर ली जाए दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, मास एंड द वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं मैंने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया। यूनिट्स क्या होंगे? मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसके अलावा एक और बहुत अहम फॉर्मूला जो कि इसके दूसरे यूनिट्स की तरफ हमें लेके जा सकता है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये फॉर्मूला भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि नेशनल एमडीकैट में हमारे यूनिट 1 की जो बीटा, तो सेकंड जो डिवीजन जिसको हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारे पास चूंकि लीनियर मोमेंटम इन्वॉल्व हो गया और इसकी फर्स्ट डिवीजन में फोर्स थी, तो दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा होगा तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर मैं यहां से चेंज इन मोमेंटम को मालूम करूं तो डेल्टा टी वहां जाके फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा पी क्या आ जाएगा? दैट इज मेयरली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एग्जर्ट होती है फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो फिर इसका मोमेंटम में जो चेंज आता है दैट इज डेल्टा पी। तो उस मोमेंटम के चेंज को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आप फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ले लेंगे। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस चेंज इन मोमेंटम को हमारी टेक्स्ट बुक में इम्पल्स का नाम भी दिया गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना चाहूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। मुझे एक बात चाहिए, ये चेंज इन टेम्परेचर जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है, ये कोई और क्वांटिटी आती है, टेम्परेचर ही आती है? टेम्परेचर इसी तरह से, इसका मतलब जब भी आप दो सिमिलर क्वांटिटीज का डिफरेंस लेते हैं, यानी वेलोसिटीज का डिफरेंस V2 माइनस V1, आपके पास चेंज इन वेलोसिटी वो एक वेलोसिटी होगी। इसी तरह से अगर फोर्सेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर्स ही आएगी। तो सिमिलरली अगर मेरे पास डेल्टा पी की बात की जाए तो वो क्या है? दैट इज चेंज इन मोमेंटम, इट विल गिव यू अ पर्टिकुलर मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम भी बेसिकली मोमेंटम ही होता है। मैं बात कर रहा था द सेकंड यूनिट ऑफ द मोमेंटम के, एक तो हमने देख लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा यूनिट यहां से निकलेगा। देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आपने याद रखना है कि बाद का ऐसा होता है कि पेपर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और अल्फा ऑप्शन में हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और बच्चे फौरन से पहले अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। दे हार्डली बॉदर टू सी कि आपके पास ऑप्शंस में न्यूटन सेकंड भी प्रोवाइडेड था। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट बेसिकली सबर का
एक इम्तहान होता है कि आपने तमाम ऑप्शंस को पढ़ने के बाद फिर आपने डिसाइड करना होता है कि सही ऑप्शन कौन सी है। जब तक आप सारी ऑप्शन नहीं पढ़ लेंगे तब तक मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट एडवाइस है कि आप कभी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यूनिट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास न्यूटन के मोमेंटम के 2 यूनिट्स हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द अदर वन इज न्यूटन सेकेंड। अभी मैंने आपसे शेयर किया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा इसके इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स। कैसे लिखा जाता है? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। आइए इससे रिलेटेड एंटीटेस्ट फॉर्मेट में बार बार रिपीट होने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मशहूर सवाल देखते हैं। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कीवर्ड वो जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करेगा तो याद रखिएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी उस बॉडी को कहते हैं कि जिस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटी और द वेट ऑफ द बॉडी। क्या पूछ रहा है? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो मैं अभी आपसे शेयर कर चुका हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का इन शॉर्ट सिंपल नेम क्या है? दैट इज अप्लाइड फोर्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कीवर्ड वो बोलेगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो आपने हमेशा याद रखना है कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी होती है उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटी और द वेट ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा? अल्फा होगा, दैट इज इक्वल टू mg। स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिस पर हमेशा फोर्स जो एक्ट करती है वो वेट के इक्वल होती है। वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। तब बॉडी की एक्सेलरेशन g के इक्वल होती है, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लाजिमन उसके वेट के इक्वल ही होगा। Students, so this is something you'll have to remember it. It is the most important MCQs. ये बार बार एंटीटेस्ट फॉर्मेट में रिपीट होता है और इट मे बी पॉसिबल कि इस साल नेशनल एमडी कैट का हमारा जो टेस्ट होने जा रहा है उसमें ये एमसीक्यूज आपसे एक दफा दोबारा पूछा जाए। ठीक स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एंटीटेस्ट में बात का ऐसा होता है कि जो लर्निंग आउटकम्स हमें दिए जाते हैं वो डिफरेंट यूनिट्स को आपस में मिक्स करके कोई एक एमसीक्यू डेवलप कर लेता है। तो जब मोमेंटम की बात की जाती है जिसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, इसमें मास भी और वेलोसिटी भी है, तो फिर एक और क्वांटिटी याद रखिएगा हमारे पास दैट इज वर्क और एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। उसमें भी मास और वेलोसिटी जो है उनका आपस में रिलेशन बनता है। तो इसका मतलब अगर मोमेंटम के फॉर्मूला में मास और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में भी मास और वेलोसिटी ही रोल प्ले करें तो क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को आपस में एक दूसरे की शक्ल में लिखा जा सकता है? और हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है और कई दफा ऐसा हुआ है कि एंटीटेस्ट फॉर्मेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जो जितने भी क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं उसके लिए मैं शॉर्टकट फॉर्मूला इंशाल्लाह आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा, हमारे पास टॉपिक आपके लिए है दैट इज रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड द किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी को मैंने ई से राइट डाउन किया, काइनेटिक एनर्जी को हम k.e भी लिखते हैं, मैं इसको e भी राइट डाउन कर सकता हूं। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv², यकीनन आप तमाम स्टूडेंट्स की फिंगर टिप्स पे होगा। दूसरा, ये मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv भी आपको नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैथ से मल्टीप्लाई कर दूं और राइट हैंड साइड को भी मैथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इनके बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मगर यहां पे राइट डाउन कर सकता हूं m इंटू ई इक्वल टू हाफ मैथ, जब मैथ से मल्टीप्लाई होगा m² v² हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस 2 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2me इज इक्वल टू m² v²। स्टूडेंट्स, अगर इस स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं बाहर तो आप देख सकते हैं यहां पे ब्रैकेट में मेरे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आ गया जो कुछ और नहीं बल्कि मोमेंटम के इक्वल है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया दैट 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। अब यहां से मैं 2 फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए ऑब्टेन करूंगा, बहुत गौर से देखिएगा। एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर लिखा जाए तो एनर्जी इज इक्वल टू 2m वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, p² ओवर 2m आ जाएगा। आइए पहले इसको कर लेते हैं कि अगर पेपर में हमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कहा जाए तो हमारे नेशनल एमडी कैट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव का बहुत ही आम हिस्सा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी इफ m इज इक्वल टू, अगर मास को आप डबल कर दें। अब होता क्या है, यहां पे वो कीवर्ड बोलता कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता, जिन्होंने प्रिपरेशंस नहीं की होती और इस तरह से इस हट के सवाल नहीं किए होते, तो फिर वो फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या फॉर्मूला होगा? गौर से दिखेगा, उनका फॉर्मूला ये होगा E प्राइम इज इक्वल टू हाफ mv²। अब मास को डबल किया जा रहा है
तो मास के साथ एनर्जी अगर आप देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी. दे विल गो फॉर अल्फा ऑप्शन, वे अल्फा ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं एंड दे थिंक दैट दे हैव डन इट. वो ये समझते हैं कि उनका क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल ठीक है और उन्होंने एक क्वेश्चन पॉकेट कर लिया. लेकिन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने यहां पर मोमेंटम का तज़किरा क्यों किया कि मोमेंटम को कांस्टेंट रखा गया. इसका मतलब यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो सिंपल हाफ mv स्क्वायर का नहीं होगा, बल्कि हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें मास भी मौजूद हो और मोमेंटम भी. जी आप समझ गए होंगे वही फॉर्मूला तो अभी मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन किया यहाँ पे p स्क्वायर ओवर 2m. अब गौर से देखिएगा p यहां पर आपके पास क्या है, दैट इज कांस्टेंट, वो तो सेम रहेगा. मास को अब डबल करने जा रहे हैं. जब आप मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का अब मास के साथ जो रिलेशन बनेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब इफ वी कीप द मोमेंटम कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास रादर देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, दैट इज डेल्टा. सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अल्फा ऑप्शन रॉन्ग थी और डेल्टा ऑप्शन कैसे होगी. तो इस तरह से बाज़ औक़ात 20 टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो हमारी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह ताला हम उतना ही अच्छा कर सकेंगे परफॉर्म. अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बहुत ही आसानियां हमारे लिए कर दे. स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां जहां मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट दूं मैं उसके साथ एमसीक्यूज के थ्रू आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि अभी आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको करवा दिए जाएं. स्टूडेंट्स इसी तरह से हम दूसरे अगर फॉर्मूला को देखें p इक्वल टू √2me, तो मैं यहाँ पे दो चीजें आपस में रिलेट कर सकता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं कांस्टेंट रखूं तो मोमेंटम का मास के साथ जो रिलेशन बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सिंपल मास नहीं है क्योंकि फॉर्मूला p इक्वल टू mv तब अप्लाई होगा. यानी मैं यही क्वेश्चन कुछ टेक्निकली ये भी पूछ सकता हूं कि अगर मैं एनर्जी को कांस्टेंट रखूं काइनेटिक एनर्जी को, तो फिर बताइए अगर मास को डबल कर दूं तो फिर मेरे पास मोमेंटम क्या आएगा. तो बच्चे क्या करेंगे, p इक्वल टू mv वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मास को डबल किया, मोमेंटम को डबल कर दिया, जबकि यहां पे कीवर्ड बोला गया था, जी हां क्या था, काइनेटिक एनर्जी वाज केप्ट कांस्टेंट. तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट. तो फिर मास को जब आप डबल करेंगे तो मास के अंडर रूट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो √2 टाइम्स मोमेंटम इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज नहीं होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपने याद रखना. दूसरा, अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के कहा जाए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और अगर एक ही वक्त में ये दोनों चेंज होते हैं तो बहुत सिंपल हो गया. ये मास को भी अगर डबल कर दिया जाए और एनर्जी को भी डबल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, 2 टू द 4 और अंडर रूट के बाद जब 4 आएगा तो डबल मोमेंटम डबल हो जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो मैंने आपसे शेयर किए, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. आइए अब नेक्स्ट टॉपिक्स करने के लिए, कुछ और एमसीक्यूज करने के लिए, नई चीजें देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं. जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक और बहुत ही ज्यादा अहमियत का हमें टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर अप्लाई किया जाए तो कहां कहां ये एप्लीकेबल होता. तो देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम. अब आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, जिस पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो. अब प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स यहां से थोड़े से ये सोचते हैं कि जनाब आइसोलेटेड सिस्टम पर ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगती. याद रखिएगा, फोर्सेस लगती हैं, इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तभी तो मोमेंटम चेंज होता है. लेकिन वो फोर्सेस इंटरएक्टिंग पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा, वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं. बाहर से कोई भी फोर्स उन पर, यानी एक्सटर्नल फोर्स का जीरो होना बहुत जरूरी है. तो कोलाइडिंग पार्टिकल्स कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स, ये आपने याद रखना है, एक्ट ऑन द सिस्टम. तो इट मे बी पॉसिबल, यहां पर भी आपसे एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि बताइए आइसोलेटेड सिस्टम की क्या क्वालिटी होती है. तो आइसोलेटेड सिस्टम की क्वालिटी होती है कि उसमें इंटरएक्टिंग पार्टिकल जो होते हैं सिस्टम के, दे कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द सिस्टम. स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं दो मैसेज की. मास m1 है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1. दिस इज मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2 बिफोर द कोलिजन. अगर मैं इन दोनों के मोमेंटम की बात करूं, m1 का मास जो मोमेंटम होगा m1 v1 होगा बिफोर द कोलिजन, और
M2 का होगा M2V2 दैट इज बिफोर द कुलियन प्लस मतलब इनका टोटल मोमेंटम बिफोर द कुलियन। कुलियन हो जाता है, कुलियन के बाद देखिए मैसेज पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, मगर वेलोसिटी चेंज होगी। पहले की वेलोसिटी V1 से क्या होगी, दैट इज V1 प्राइम, दूसरे की वेलोसिटी V2 से V2 प्राइम होगी। तो अब मोमेंटम में भी चेंज आया, लेकिन ये मोमेंटम में जो चेंज आया ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स का, जो पहला पार्टिकल था मास M1 वाला, उसका मोमेंटम बन गया M1 V1 प्राइम और दूसरे वाले का मोमेंटम हो गया M2 V2 प्राइम। स्टूडेंट्स, अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बात करूं तो याद रखिएगा द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन। तो मैं इसको इससे भी लिख सकता हूं M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। अब ये बात आपको फिंगर टिप्स पे है, मगर मैं आपको क्यों रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस पे जब मैं लेके चलूंगा तो आप देखेंगे कि इन तमाम चीजों को इंशाल्लाह हम आगे अप्लाई करेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे ट्यून विद मी। टोटल मोमेंटम बिफोर द कुलियन मस्ट इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कुलियन। स्टूडेंट्स, जब भी मोमेंटम बेसिकली क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा टोटल मोमेंटम, तो मैं शॉर्टकट में ये भी लिख सकता हूं दैट mass and velocity both can change but their product remains the same constant। इसका मतलब जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो फिर वो दोनों आपस में क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। जब एक बुलेट को आप एक गन से फायर करते हैं तो फिर क्या क्या कुछ होता है, जरा गौर से देखिएगा। अल्फा ऑप्शन, गन रिकॉइल वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। गन की जो रिकॉइल की वेलोसिटी होती है वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। आप अच्छी तरह से जानते हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा, जितने मोमेंटम के साथ बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी उतने ही मोमेंटम के साथ गन रिकॉइल होगी। मगर मोमेंटम किसको कहते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब गन का मास बहुत बड़ा, तो इसका मतलब उसका जो प्रोडक्ट होगा mv, वो बुलेट का मैच, इसका मास बहुत छोटा, उसके प्रोडक्ट mv के अगर बराबर होना और लाजमी बराबर होगा टू कंजर्व द मोमेंटम। फिर याद रखिएगा जिसका मैच बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी छोटी होगी और जिसका मास छोटा होगा उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी। तो अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप टिक नहीं करेंगे, सारी ऑप्शंस को देखेंगे। बीटा, बुलेट बीइंग स्मॉलर इन द मास हैज अ लार्जर वेलोसिटी। ऑब्वियसली यही बात मैंने आपसे शेयर की, ये बिल्कुल ठीक है। बोथ आर सेम मोमेंटम। स्टूडेंट्स, यही तो बात है, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। जितने मोमेंटम के साथ बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी उतने मोमेंटम के साथ द गन विल रिकॉइल बैक, ये भी ठीक है। तो फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, दैट इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो आई होप कि इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको करवा के प्रैक्टिस करवाई जाए। ठीक स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइटर प्लेन चेजिंग एनदर ओपन्स फायर देन। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अभी आपने गन और बुलेट के हवाले से ये बात देखी है कि जितने मोमेंटम के साथ बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है उतने मोमेंटम के साथ कहा जाए गन इट रिकॉइल्स बैक। तो अगर एक फाइटर जेट दूसरे को चेज कर और इट ओपन द फायर, ऑटोमेटिकली उस पर एक बैकवर्ड एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिएगा इट्स स्पीड विल इंक्रीज, जी ने उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। तो बीटा ऑप्शन, इट्स स्पीड विल डिक्रीज, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। इट्स स्पीड विल रिमेन सेम नहीं होगा, इट विल ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो बेस्ट बनती है दैट इज इट विल गेन मोमेंटम। तो मोमेंटम गेन नहीं करेगा, ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी होगी, दैट इज द बीटा ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इलास्टिक कुलियन वो है होता है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। बाज का तो टोटल एनर्जी की जगह कीवर्ड एनर्जी भी बोलता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे समझते शायद एनर्जी से मुराद काइनेटिक एनर्जी है। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी पर्टिकुलरली बोला जाता है और यहाँ पे हम एनर्जी जब भी बोलेंगे इलास्टिक कुलियन में या इनइलास्टिक कुलियन में, दैट इज द टोटल एनर्जी। तो इसमें सारी चीजें कंजर्व होंगी, मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, टोटल एनर्जी भी कंजर्व। अब टोटल एनर्जी के कंजर्व होने से मुराद क्या है, देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था दैट द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड
nor can be destroyed and but it changes from one form to the other form. तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि चाहे इलास्टिक कुलियन हो चाहे इन इलास्टिक कुलियन हो, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, दैट इज कंजर्व्ड, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा पूरी यूनिवर्स की बात की जाती है. यहाँ पे इलास्टिक कुलियन में जब कुलियन होगा तो आपको मालूम है कोई एनर्जी लॉसेज नहीं होंगे. जब कोई एनर्जी लॉसेज नहीं होंगे तो एनर्जी लॉसेज ज्यादातर जो होते हैं वो दो शक्ल में होते हैं, साउंड की शक्ल में और हीट की शक्ल में. तो ना तो साउंड प्रोड्यूस होगी और ना ही हीट जनरेट होगी. अब अगर मैं कॉन्ट्रेरी बात करूं, इन इलास्टिक कुलियन की बात कर लेते हैं. मोमेंटम इसमें भी कंजर्व होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोमेंटम कंजर्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द कुलियन. इसका मतलब मोमेंटम इलास्टिक में भी कंजर्व था और इन इलास्टिक में भी कंजर्व था. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल एनर्जी यहां पे भी कंजर्व होगी मगर काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंजर्व नहीं होगी क्योंकि साउंड भी प्रोड्यूस होगा और हीट भी जनरेट होगी. टोटल एनर्जी क्यों कंजर्व होगी, क्योंकि वो तो पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. तो अगर हीट एंड साउंड की शक्ल में एनर्जी लॉसेस हो भी जाए तो कहां गए, यूनिवर्स में रहे, तो टोटल एनर्जी पर कभी भी इफेक्ट नहीं आता. ये बहुत अहम नुकता है जिसे आपने याद रखना है. आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक एमसीक्यू से. इन इलास्टिक कुलियन, बात हो रही है इन इलास्टिक कुलियन की. तीन ऑप्शंस हैं. मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसको उसने 1 का नाम दिया. एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसको उसने 2 का नाम दिया. और काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. आप देख सकते हैं जहां पर उसने एनर्जी बोला तो यकीनन एनर्जी से मुराद उसकी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए इन इलास्टिक कुलियन में इनमें से कौन सी चीज ठीक है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सिर्फ ये समझते हैं मोमेंटम ही कंजर्व होगा और वो सेकंड के ऊपर गौर नहीं करते. देखें एनर्जी भी कंजर्व होती है जिसको हम टोटल एनर्जी का नाम देते हैं. तो बच्चे अल्फा ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि 1 ओनली जी, यहाँ पे तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा. ऐसा नहीं है, हमारे पास 1 मोमेंटम भी कंजर्व है और 2 एनर्जी भी कंजर्व है, मगर इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है. तो हम उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे जहां पे 1 और 2 लिखा तो आप देख सकते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द डेल्टा ऑप्शन. स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए और मजीद टॉपिक्स देखने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स अब यू कैन सी दैट वी आर हैविंग टू masses m1 एंड m2. m1 की वेलोसिटी बिफोर द कुलियन वाज v1 और m2 की थी v2. आफ्टर द कुलियन द वेलोसिटी चेंजेस एंड बिकम v1 प्राइम फॉर m1 एंड फॉर m2 इट बिकम v2 प्राइम. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं. और प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे स्टूडेंट्स को स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन का अंदाजा नहीं होता. स्पीड ऑफ अप्रोच जैसे नाम से जाहिर है वो स्पीड जिसके साथ m1 और m2 एक दूसरे की तरफ आते हैं उसे स्पीड ऑफ अप्रोच का नाम दिया जाता है. स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है. सपोज करता हूं ये उसको अप्रोच कर रहा है, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और वो भी मूव कर रहा है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है. तो ये v1 v2 मैस m1 m2 को जो अप्रोच करेगा वो कैसे मालूम करेंगे कि स्पीड के साथ अप्रोच करेगा. स्पीड ऑफ अप्रोच कहते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, v1 में से v2 को माइनस कर देंगे, यानी क्या देगा 20 - 5 एंड इट विल गिव यू 15 मीटर पर सेकेंड. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ सेपरेशन किसको कहते हैं. जब कुलियन हो गया दोनों सेपरेट होंगे तो जिस स्पीड के साथ दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे उसे स्पीड ऑफ सेपरेशन कहते हैं. आमतौर पे अमूमन यही होता है कि v2 प्राइम इज ग्रेटर देन v1 प्राइम, तो हम स्पीड ऑफ सेपरेशन के लिए v2 प्राइम में से v1 प्राइम को माइनस करते हैं. ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब आइए चलते हैं कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन के हवाले से एंटी टेस्ट में इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन के कॉन्सेप्ट को पेश नजर रखकर कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं. फॉर इलास्टिक कुलियन आप सब जानते हैं इलास्टिक कुलियन में कोई भी एनर्जी लॉसेज नहीं होते. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व होता है. तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने की वजह से कहा जाए, याद रखिएगा स्पीड ऑफ अप्रोच हमेशा बराबर होगा स्पीड ऑफ सेपरेशन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने इलास्टिक कुलियन के हवाले से याद रखना है कि जब भी इलास्टिक कुलियन होगा स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन दोनों हमेशा हूबहू सेम होंगे, बराबर होंगे. इसका मतलब पेपर में ऐसे आ गया तब भी आपके पास एमसीक्यू का जवाब है. और अगर इन दोनों की रेशियो पूछ ली जाए तो रेशियो स्पीड ऑफ अप्रोच को ऊपर रखा, स्पीड ऑफ सेपरेशन से डिवाइड किया
क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। और अगर मैं दोनों का डिफरेंस हूं, क्योंकि दोनों बराबर है तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो इस तरह से मैं कोई भी सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। ये बात होगी स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन की किस हवाले से, कि अगर हमारे पास कुलियन इलास्टिक कुलियन है। अब बात करते हैं अगर कुलियन इनइलास्टिक कुलियन होता तो फिर क्या होता। देखें, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन के हवाले से इनइलास्टिक कुलियन वो होता है कि जिसमें हमारे पास एनर्जी लॉसेज होते हैं, और तब जब एनर्जी लॉसेज होते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इनइलास्टिक कुलियन में स्पीड ऑफ अप्रोच जो होगी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी अप्रोच बड़ी होगी और सेपरेशन की स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि एनर्जी लॉसेस की वजह से अब वेलोसिटीज उतनी नहीं होती पहले से, कंपैरेटिवली दोनों में लॉसेस से वेलोसिटीज कम हो जाती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन इलास्टिक कुलियन में स्पीड ऑफ अप्रोच हमेशा बड़ी होगी स्पीड ऑफ सेपरेशन से, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं अप्रोच को ऊपर रखूं और सेपरेशन से डिवाइड करूं, दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यहां पर बड़ा हो गया। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन को अगर मैं वैसे राइट डाउन करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। और इसको एक और तरह से भी राइट डाउन किया जा सकता है कि अगर मैं v1 एक साइड पे कर लूं और v2 दूसरी तरफ, तो v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम। तो ये दोनों तरह से आपको पूछा जा सकता है कि पेपर में ऑप्शंस में बन के आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ अप्रोच है, कौन सी स्पीड ऑफ सेपरेशन है। और वो ये भी पूछ सकता है दैट ड्यूरिंग एन इलास्टिक कुलियन व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ अप्रोच एंड स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन में v1 प्राइम और v2 प्राइम के उन फॉर्मूलाज की जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में हमने काफी कैलकुलेशंस के बाद प्रूव किए थे। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्टकट वे में उन फॉर्मूलाज को याद करवा दूं ताकि पेपर में जब भी आए तो आप उनको डायरेक्टली रिमेंबर करके आसानी से अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। स्टूडेंट्स, v1 प्राइम कहते हैं मास m1 की वेलोसिटी आफ्टर द कुलियन। अब आप देखिए यहां पे मैंने क्या प्लेस किया, v1 प्राइम इज इक्वल टू, मैंने दो डिवीजन के साइन प्लेस किए और इनके दरमियान सम है। स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों पार्टिकल्स आपस में क्लाइड करते हैं तो आप बेस बनाएंगे मैसेज के सम को m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसी तरह v2 प्राइम में भी आप बेस में m1 प्लस m2 प्लेस करेंगे, यहां पर भी m1 प्लस m2। तो आई होप ये चीज तो आपको याद होगी। अब यहां पर सेकंड वाला जो फैक्टर है यहां पे भी आप 2 प्लेस करेंगे, v2 प्राइम में भी 2 प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स, v1 प्राइम की जब बात की जाएगी तो इसका जो सेकंड वाला फैक्टर है यहां पर ऊपर प्रोडक्ट लिखा जाएगा मास और वेलोसिटी का, यानी मोमेंटम ऑफ द सेकंड वन, दूसरे का मोमेंटम लिखा जाएगा बिफोर द कुलियन m2 v2। और सिमिलरली v2 प्राइम के लिए यहां पे क्या जाएगा, द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बिफोर द कुलियन। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब यहां पर क्या आएगा, अब जब मैं v1 प्राइम की बात करूंगा तो मैं उसका मास पहले लिखूंगा m1, और जब v2 प्राइम की बात करूंगा तो उसका मास पहले लिखूंगा m2। यहां पे माइनस का साइन आएगा और अब जो मास बच गया वो राइट डाउन कर दूंगा, m1 के बाद क्या देगा m2 और m2 के बाद क्या देगा m1। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलाज को आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। आइए अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नेशनल एमडी कैट में चूंकि हमारे पास इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, उसके स्पेशल केसेस हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, तो ऐसा पेपर में मुमकिन है और यकीनन ऐसे होगा कि वो यहां से में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं जरा रिवाइज कर लेते हैं। स्पेशल केसेस में अगर दोनों का मास आपके पास सेम है, यानी दोनों जो मैसेज हैं जो आपस में क्लाइड कर रहे हैं जिनमें इलास्टिक कुलियन हो रहा है, दोनों का मास सेम हो तो मैं उसको एम बी राइट डाउन कर सकता हूं। तो फिर क्या होगा, दे विल सिंपली इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। तो आपने याद रखना है कि टकराने के बाद वो सिर्फ अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे यहीं पर अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था, ये 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था। अगर दोनों के मैसेज सेम हो तो टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड और इसकी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि दैट इफ द masses of the cladding bodies that is identical, they are having the similar masses, then after the collision they will simply interchange their velocities. तो you must remember it। इसको मैथमेटिकली कैसे राइट डाउन कर सकता हूं, v1 प्राइम
m1 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वो बन जाएगी जो कि m2 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन थी v2, और m2 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v2 प्राइम वो बन जाएगी जो कि m1 की वेलोसिटी स्टार्ट में थी v1. तो दे हैव सिंपली इंटरचेंज द वेलोसिटीज को आपने याद रखना. दूसरा इंपॉर्टेंट केस, दैट इज इफ mass 1 is much greater than mass m2. अगर पहला वाला जो mass है वो बहुत बड़ा है और दूसरा वाला mass जो है वो बहुत छोटा, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो रेस्ट पर भी है, यानी सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो मैसिव बॉडी है, वो रेस्ट पर है. तो फिर क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा. हमारे पास mass m1 आप देख सकते हैं, दैट इज बिगर इन साइज. इसकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन इट वाज v1. mass m2 स्मॉलर इन साइज है, वेलोसिटी क्या थी v2, और इट वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एट रेस्ट. स्टूडेंट्स क्या होगा, हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें दोबारा कैलकुलेट नहीं करना. हम अच्छी तरह से जानते हैं जो मैसिव बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी सपोज करेगा 10 मीटर पर सेकंड थी, तो कोलिजन के बाद भी v1 प्राइम v1 ही रहेगी, यानी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी. जबकि यहां पे पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि अगर एक मैसिव बॉडी जो है, और जरूरी नहीं है वो मैसिव बॉडी का जिक्र करे, हो सकता है वो पहली बॉडी के बारे में कि उसका जो मैस है 1 किलोग्राम है और जो दूसरी बॉडी है उसका मैस 1 ग्राम है. अब 1 किलोग्राम और 1 ग्राम का डिफरेंस कितना है, 1000 ग्राम का डिफरेंस. आप सब जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. इसका मतलब एक जो पहला मैस है वो दूसरे से 1000 टाइम्स ग्रेटर है. तो अगर ऐसा भी मुमकिन है कि वो पेपर में आपको वैल्यूज की शक्ल में ये सारी चीजें दे दे, तो आपने वहां से इस बात को खुद ही कंक्लूड करना होगा कि वो कौन सा केस है. तो इफ you come to know that the first mass is much bigger as compared to the later one, और later one जो है वो रेस्ट पर है, तो फिर याद रखिएगा. फिर क्या होगा, एक बात तो आपने देख ली कि मैसिव बॉडी की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगी. लेकिन जो छोटा वाला होगा, जो रुका हुआ होगा, उसके साथ क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा. उसकी वेलोसिटी पहले वाले मैस की, बड़े वाले मैस से डबल हो जाएगी. यानी अगर उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी आने वाले की, तो फिर इसकी वेलोसिटी होगी 2 into 10, दैट इट बिकम्स 20 meter per second. So this is the way how the question they can come in the paper and you must be ready for it. आइए प्रैक्टिस करते हैं हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों की. स्टूडेंट्स आप इसी तरह से ये भी केस आ सकता है पेपर में कि आप जानते हैं कि अगर फॉर एन एग्जांपल ऐसा होता है कि एक स्मॉलर मैस जो है वो एक बड़े मैस के साथ, जो थर्ड स्पेशल केस में बनता है, स्मॉलर मैस है वो बड़े मैस के साथ जाके टकराता है, लेकिन जो बड़ा मैस है वो रेस्ट पर है. तो फिर क्या होगा, फिर बड़े वाले मैस की वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इट विल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और जो पहला वाला छोटा वाला है वो टकरा के इलास्टिक कूलिंग के बाद उसी वेलोसिटी के साथ जो है वो रिबाउंड हो जाएगा. इसका मतलब अगर उसकी पहली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, तो अब उसकी जो वेलोसिटी टकराने के बाद कर देगी -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इन द यू नो दैट माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन. तो दैट वाज द लास्ट स्पेशल केस. आइए अब कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं. हमारा पहला एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस वन. टू सॉलिड स्फीयर्स फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम. स्फीयर एक्स मूव्स विद स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी स्फीयर वाई as shown below. तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो स्फीयर हैं, स्फीयर x एंड स्फीयर y. स्फीयर y जो है वो इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है v2 दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. जबकि स्फीयर जो x है वो अप्रोच कर रहा है स्फीयर y को विद स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड आफ्टर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ले जी, पहला पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया. तो कोलिजन था, इट वाज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इसका मतलब हमारे पास कोई भी एनर्जी लॉसेज नहीं है, मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है. एक्स मूव्स विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वाई. तो ये कह रहे हैं कि अगर ये टकराने के बाद इसकी स्पीड जो है v2 प्राइम हमारे पास हो जाए 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है. ऑब्वियसली इसने अपने मोमेंटम का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसफर किया होगा, इसको जो रेस्ट पर था, तो वो स्टार्ट हो गया होगा मूव करना. v2 प्राइम वो यकीन हमसे पूछेगा, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द y. अल्फा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, बीटा 24 सेंटीमीटर पर सेकंड, चार्ली 28 सेंटीमीटर पर सेकंड और डेल्टा 30 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो इसके लिए मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सेपरेशन, बिकॉज दिस इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन की इक्वल है.
आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे राइट डाउन कर सकता हूं। स्पीड ऑफ अप्रोच v1 माइनस v2 लिखी जाती है और स्पीड ऑफ सेपरेशन को v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम राइट डाउन किया जाता है। स्टूडेंट्स वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। आप सब जानते हैं जो ये मास था, इसकी स्टार्ट में जो वेलोसिटी थी v1 इट वाज 12 मीटर पर सेकंड, और जो सेकंड मास था इट वाज स्फीयर y, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो मैंने v2 की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिया। 12 माइनस 0 12 ही आएगा। v2 प्राइम हमने कैलकुलेट करना है इसको। v1 प्राइम टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे 8 पुट कर दूंगा। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल नाउ, मुझे v2 प्राइम अगर कैलकुलेट करना है तो 8 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या देगा प्लस, तो v2 प्राइम आपके पास क्या देगा 12 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इलास्टिक कुलियन का जिक्र किया गया और हमें ये स्पीड दी गई हो तो कोई एक स्पीड वो हमसे पूछ सकता है, या v1 प्राइम पूछेगा या v2 प्राइम पूछेगा। अगर v2 प्राइम पूछेगा तो v1 प्राइम उसे दिया होगा, इसी तरह से वो v1 की तरफ भी जा सकता है, v2 की तरफ भी जा सकता है। स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप कोई भी आसानी से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द masses एंड द velocities ऑफ टू ट्रॉलीज। हमारे पास दो ट्रॉलीज हैं, एक का मास 2 kg, दूसरे का मास 5 kg। 2 किलोग्राम जो कि कंपैरेटिवली स्मॉलर मास है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, और जो लेटर वन है उसका मास जो कि कंपैरेटिवली बड़ा 5 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बाद औक़ात पेपर में कॉमन वेलोसिटी को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिएगा ये चूंकि मास में स्मॉलर है और ये मास में कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी से क्या है ज्यादा। तो जब ये कुलीन होता है तो बाद औक़ात ऐसा देखा गया कि जो स्मॉलर वन होता है, जो बिगर मास है उसके साथ कंबाइन होके एक ही बॉडी होके यूनाइटेड होके दे स्टार्ट मूव फॉरवर्ड विद अ कॉमन वेलोसिटी, जिसको कॉमन या कंबाइंड वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एंटी टेस्ट में बहुत दफा आ चुके हैं, तो ये मैं क्वेश्चन अब आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आइए इस क्वेश्चन को मजीद कैसे सॉल्व होगा ये करने के लिए हम अपने लास्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप उसी क्वेश्चन को कॉमन वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है जो कि एंटी टेस्ट फॉर्मेट में बहुत दफा रिपीट हो चुका है, हम कैसे करेंगे लेट्स सी। स्टूडेंट्स ही सेड दैट आफ्टर द इंपैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर, इसका मतलब वो दोनों इकट्ठे होकर चलते हैं। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स ऑप्शंस में हमारे पास अल्फा 3.5 मीटर पर सेकंड, बीटा 5 मीटर पर सेकंड, चार्ली 4 मीटर पर सेकंड और डेल्टा 6 मीटर पर सेकंड है। स्टूडेंट इसके लिए आपके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला लेकर आए हैं। कॉमन वेलोसिटी का जब भी क्वेश्चन आ गया तो आपने शॉर्टकट फॉर्मूला को याद रखना है। शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, स्पीड ये वो स्पीड है जो कि दोनों की कॉमन वेलोसिटी है जब दोनों मिलकर बाद में कूलिंग के बाद इकट्ठे होकर चलते हैं। v इज इक्वल टू ऊपर आप लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर द कूलिंग, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 और डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, यानी m1 प्लस m2। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला एंटी टेस्ट में सबसे ज्यादा हमें एडवांटेज हो सकता है। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी होंगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हर एक क्वेश्चन के शॉर्टकट्स मौजूद होने चाहिए। यही क्वेश्चंस आते हैं, यही फॉर्मूलाज अगर हम पहले से रेडी करके रखेंगे, जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी होगी, हमें कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। तो सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ये कैसे आता है फॉर्मूला, मैं आपके लिए कैलकुलेट भी कर देता हूं। आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम होता है। स्टूडेंट्स अब चूंकि टकराने के बाद दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ कॉमनली मूव कर रहे थे, तो मैं v1 प्राइम वही लूंगा तो v2 प्राइम है, और मैंने कंबाइनली सिंपल v का नाम दे देता हूं, जिसे कॉमन वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब आप देखिए m1 v1 ऐसे रहा प्लस m2 v2 ऐसे रहा। यहां पर मैं v1 v2 प्राइम v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह अगर v पुट कर दूं, उसको कॉमन ले लूं तो मेरे पास v आ जाएगा, और यकीनन ये जब जाके डिवाइड होगा तो ये वही फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट के तौर पे राइट डाउन किया। आइए वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट मास क्या था 2 किलोग्राम, उसकी स्पीड क्या थी 10 मीटर पर सेकंड, प्लस सेकंड मास था 5 किलोग्राम, स्पीड क्या थी 1 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय, नीचे हम दोनों मैसेज को ऐड कर लेंगे 2 प्लस 5, 10 2 20 आ गया, प्लस ऐसे ही 5 1 5 और 5 प्लस 2 7 हो गया।
20 + 5 25/7 होता है, जिसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज गिवन इन ऑप्शन अल्फा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कॉमन वेलोसिटी के बाद आपको अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उनके कॉमन काइनेटिक एनर्जी के हवाले से किया जाता है। तो मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में आपको इसे भी कैलकुलेट करने का तरीका सिखाता हूं। स्टूडेंट्स, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ मास की जगह आएगा टोटल मास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। मास की जगह टोटल मास आएगा और v²। वेलोसिटी कौन सी आएगी? जी हाँ, कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हाफ ऐसे ही रहा, मैसेज का सम m1 + m2 और v आपने सपोज किया था कॉमन वेलोसिटी को, v² आ गया। स्टूडेंट्स, वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, हाफ ऐसे रहेगा। फर्स्ट मास 2 kg का था, सेकेंड मास 5 kg। कॉमन वेलोसिटी इट केम आउट टू बी 3.5 मीटर पर सेकेंड। आपने प्लेस किया यहां पर, हाफ ऐसे रहेगा, 5 + 2 7 आ गया। 3.5 का होल स्केयर को मैं 3.5 इंटू 3.5 राइट डाउन कर सकता हूं। 7 को अगर हाफ किया जाए तो हमारे पास फिर 3.5 ही आ जाता है। स्टूडेंट्स, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इट विल गिव यू 42.875 जूल। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल सेट कर दी कि हमें बास का ऐसा होता है वो कॉमन वेलोसिटी नहीं पूछता, वो डायरेक्टली आपसे कॉमन या कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी पूछता है। काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड तब तक आप मालूम नहीं कर सकते जब तक आपके पास कॉमन वेलोसिटी नहीं होती। तो आई हैव डन इट सो दैट अगर पेपर में इंशाल्लाह ताला एनएमडी कैट में इस साल ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप सब जानते हैं हमारे पास टॉपिक है मोमेंटम का। मैंने मोमेंटम का एक फॉर्मूला आपसे शेयर किया था, F = ΔP/ΔT, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और इसी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक टॉपिक में यूज होता है, ये भी आपसे एनएमडी कैट में पूछा जा सकता है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। स्टूडेंट्स, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो जो है उसका फॉर्मूला आता है F = -mv/t। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये वो फोर्स है जो कि वाटर के मोमेंटम को चेंज करती है। वाटर mv मोमेंटम के साथ मूव कर रहा होता है, वो जाके वॉल के साथ टकराता है। पहले वाटर क्या करता है, वॉल पर एक फोर्स लगाता है जो कि है फोर्स बाय वाटर फॉल ऑन द वॉल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास ये जो फोर्स आती है, जो तमाम स्टूडेंट्स को फिंगर टिप से होती है, F = -mv/t, ये बेसिकली वो फोर्स है जो कि वॉल लगा रही है वाटर पर, क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज होके mv से -mv अल्टीमेटली चेंज आता है, वो अल्टीमेटली इट बिकम्स लाइक दिस। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 जाती है तो फाइनल मोमेंटम 0 होता है। पानी टकराने के बाद ऑब्वियसली जमीन पर बह जाएगा और अल्टीमेटली उसका मोमेंटम बाद में करेगा, इट विल बिकम 0। तो आप अगर m vf - vi के डिवाइडेड बाय t के फॉर्मूले को सॉल्व करें तो ये चीज आपके पास आती है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, यू मस्ट रिमेंबर, आपसे जो पूछा जाए आपने उसी की तरफ जाना है। इट मे बी पॉसिबल वो आपसे पूछे फोर्स बाय वॉल ऑन वाटर, तो फिर उसके लिए है -mv/t, बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी है वो आपसे पूछे फोर्स बाय वाटर ऑन वॉल। तो जो फोर्स वाटर वॉल पे लगाती है वो एक्शन और रिएक्शन के पेयर से अगर ये नेगेटिव है तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो mv/t होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू नीड टू रिमेंबर इट। स्टूडेंट्स, बाद का ऐसा भी होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यही फॉर्मूला आपसे यूज करवाता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वहां पे वो आपको मैच नहीं देता। कि वाटर की बात अगर कर लीजिए तो याद रखिएगा, वाटर का वो आपको देता है रेट ऑफ फ्लो, यानी वॉल्यूम ओवर टाइम। अब मैं अगर मैथ की जगह पुट करूं, आप सब जानते हैं मैथ का फॉर्मूला था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसी फॉर्मूला में अगर मैं इन दोनों में से अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैथ की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पुट करूं तो मेरे पास मल्टीप्लाइड बाय वी ऐसे रहेगा, टाइम ऐसे रहेगा। वो हमें अक्सर पेपर में क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के हवाले से एक क्वांटिटी दे देता है और हमें पता नहीं होता हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। स्पीड आपको दी होगी, आपको v/t कंबाइन दिया होगा, डेंसिटी वो आपको कभी नहीं देगा। आप सब जानते हैं वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, यस, दैट = 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल, और वो वॉल पे जाके स्ट्राइक करता है।
द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर, वॉल ऑन वाटर, तो आप सब जानते हैं वॉल ऑन वाटर वाली फोर्स कौन सी थी, वो नेगेटिव थी, अल्फा आंसर आएगा माइनस mv over t. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मोमेंटम mv collides a wall elastically. इन एक बॉडी है, वो मास mv के साथ मूव कर रही है और एक वॉल के साथ जाके कोलाइड करती है, तो फिर और कूलिंग कौन सा, इलास्टिक कूलिंग, यानी कोई भी एनर्जी का लॉसेस वहां पे नहीं है. द चेंज इन इट्स मोमेंटम मस्ट बी, मोमेंटम में क्या चेंज हो सकता, तो बहुत सिंपल है, बॉल की एग्जांपल ले लेते हैं. अगर इसका मोमेंटम mv था तो टकराने के बाद ये उसी मोमेंटम के साथ वापस आ जाएगा. अब ये था इसका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस mv लिया जाएगा. जो ही आप चेंज इन मोमेंटम लेंगे, आप सब जानते हैं इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस mv, इट विल गिव यू माइनस 2 टाइम्स mv. तो आपका आंसर कौन सा बेस्ट है, दैट इज इक्वल टू चार्ली माइनस 2 mv. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन एज वेल. स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को देखने के लिए, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. आइए अपने बोर्ड को एक दफा दोबारा से स्टार्ट करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं. अब हमारा जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से नेशनल एमडी कैट के तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, दे वेरी यू नो दैट कंसर्न, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे प्रेजेंट ओवर देयर. तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं प्रोजेक्टाइल को बहुत डिटेल से, बड़ी डेप्थ में आपसे शेयर करूं. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की. एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन को. इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि 2 डायमेंशनल मोशन रखता हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव करे और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव करे, तो ऐसी मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी कंसीडर किया जा सकता है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला 2 डायमेंशनल मोशन, दूसरा आर इट मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है इसकी ड्यूरिंग द मोशन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वेट ऑफ द बॉडी, ग्रेविटी, इसलिए इसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी कंसिडर किया जाता है. इसकी एग्जांपल ये कि अगर एक फुटबॉल को किक किया जाए, तो आप देख सकते हैं एक फुटबॉल है हमारे पास, अगर इसे किक किया जाएगा तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एंगल थीटा बनाएगा, और जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एंगल थीटा बनाएगा, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स डेवलप होंगे एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, वी आई वाई जो इसको ऊपर लेके जाएगा, और वी आई एक्स जो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग लेके चलेगा. और फिर आप देख सकते हैं इसकी मोशन कुछ इस तरह से चलेगी, खास हाइट पर ये पहुंचेगा, उसके बाद इसका वापसी का सफर शुरू होगा. तो अपनी पूरी मोशन में अगर देखा जाए तो ये 2 तरह के डिस्टेंसेस कवर करता है, क्योंकि इसमें 2 वेलोसिटीज होती हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका जो डिस्टेंस होता है उसको रेंज कहा जाता है, और जिस मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को ये अपनी फ्लाइट के ड्यूरिंग अटेन करता है उसको हाइट का नाम दिया जाता है. इसको बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह हम देखेंगे, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. स्टूडेंट्स, इन 2 डायमेंशन बॉडी हैज 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, मैंने भी आपसे शेयर किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. इट कवर्स डिस्टेंसेस अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस. स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 कैटेगरीज की, 2 टाइप्स की. सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक में 2 प्रोजेक्टाइल हमें एक्सप्लेन किए गए, लीनियर प्रोजेक्टाइल एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल. स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, नाम से पता चल जाए, जैसे कोई लीनियर प्रोजेक्टाइल है, जैसे वो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा और सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा. लेट्स सी. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमारी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले जिस प्रोजेक्टाइल का तस्करा आता है, जिक्र आता है, वो प्रोजेक्टाइल होता है जिसे खास हाइट से, आप एक खास हाइट से हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं. जब आप इसको लॉन्च कर रहे होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका एंगल कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0. इसकी वेलोसिटी में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सपोज करता हूं आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो एक ही कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड. एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, बिकॉज बॉडी वाज horizontally linearly along x-axis from a certain height, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, इट वाज 0.
हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट। जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करता जाता है। कितना इंक्रीज होता है आप सब जानते हैं, ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट में हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का कहा जाए इजाफा होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। एंड वंस यू इग्नोर द फ्रिक्शन, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी ऑपोजिशन नहीं होती, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बट जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो अनडिस्टर्ब रहता है, ड्यूरिंग द मोशन चेंज नहीं होता। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का, तो ड्यूरिंग द मोशन चेंज नहीं होता, इट रिमेन द सेम, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये भी कहा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है किस कंपोनेंट के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन है जिसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। वर्टिकल कंपोनेंट लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने इसकी कैलकुलेशंस की बात करनी है तो दो चीजें वो आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। देखिए अपनी मोशन के दौरान एक वो हाइट से नीचे आता है, आपसे हाइट वो कैलकुलेट करवा सकता है, जिसका फॉर्मूला होगा हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ जी, ये वही फॉर्मूला है जो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए लिया जाता है कि वो किस टाइम में, यानी 2 सेकंड में, 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेकंड में, तो उसको हम वर्टिकल हाइट y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जिसके हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं यूनिट 1 की फर्स्ट डिवीजन में। स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला इसकी वर्टिकल मोशन में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अपनी मोशन के दौरान वो कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कवर करता है, जिसे रेंज या एक्स भी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल, आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ये कहा जा सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसके कवर होने में जो रोल प्ले कर रहा है, टाइम का फैक्टर तो है ही, लेकिन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो आप सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चूंकि थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होता, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, आपके पास एक्स आ जाएगा। इंशाल्लाह हम इसकी कैलकुलेशंस भी अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। स्टूडेंट्स ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, यही प्रोजेक्टाइल है जिसकी भी मैं आपसे बात कर चुका हूं। ये प्रोजेक्टाइल बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल है, जब आप इसको लॉन्च करते हैं तो इसका एंगल जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है। एंगल जीरो से बड़ा होता है तो वेलोसिटी के एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन दोनों कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट आप देखिएगा कम होता जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तब भी ऐसे कैसे रहता है, जिसका मतलब ये कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अपने वर्टिकल कंपोनेंट के जीरो हो जाने की वजह से मिनिमम हो जाती है, जीरो नहीं होती, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। यहां पर भी हमारे पास ऊपर जाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट कहा जाए तो कम होता जाएगा, वेलोसिटी ओवरऑल कम होती जाएगी क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल की वजह से वो जीरो नहीं होगी, बस बची रहेगी। और जब वापसी का सफर शुरू होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट दोबारा बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा हमारे पास, जब ये स्ट्राइक करेगा तो अगर 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ओवरऑल आपने लॉन्च किया तो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही दोबारा ही जाके हिट करेगा एट द सेम एंगल। जितना एंगल थीटा यहां बनेगा उतना ही एंगल पर वो वहां जाके हिट करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लीनियर प्रोजेक्टाइल के हवाले से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। जब इसे प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट होता है, आप देख सकते हैं सर्टेन हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया। स्टार्ट में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, क्योंकि उसको लीनियरली प्रोजेक्ट किया गया तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यस दैट इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि लीनियर प्रोजेक्टाइल में एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी मिनिमम होती है, क्योंकि उसके बाद तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होता चला जाता है, ओवरऑल वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी थॉरो डिस्कशन के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं, अगर हम लीनियर प्रोजेक्टाइल में एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो आप सब जानते हैं एफएक्स के लॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो अब जब एफएक्स के लॉन्ग फोर्स नहीं लगेगी, एफएक्स जीरो हो गया, तो याद दिखेगा एक्सलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको एंटी टेस्ट में 12 ये बात पूछी जाती है कि बताइए प्रोजेक्टाइल की मोशन में, चाहे वो लीनियर प्रोजेक्टाइल हो या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, बताइए कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का जिसके अलोंग, या कौन सी ऐसी मोशन है जिसके अलोंग एक्सलेशन नहीं होती। तो याद दिखेगा वो कौन सा होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इट नेवर चेंजेस,
क्योंकि उस पर एक ही फोर्स एग्जर्ट हो सकती थी, सामने से एयर फ्रिक्शन तो उसकी वेलोसिटी को कम कर सकती थी, या पीछे से एयर का दबाव उसकी वेलोसिटी को ज्यादा कर सकता था। जब आपने एक दफा एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगा। ये बात कंफर्म होगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, ये स्टार्ट इट विल रिमेन द सेम। तो ये वो पॉइंट है जो लाजमी नेशनल एमडी कैट के टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। यू मस्ट रिमेंबर इट स्टूडेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट विल रिमेन द सेम, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। और आपसे सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती तो VIX VFX के बराबर होगा, तो थ्रू आउट इसको VX कह सकता हूं। यहां पे सपोज करता हूं कि स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी जो थी इट वाज 10 मीटर पर सेकंड, तो आप देख सकते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड ही चलेगी। एज ओनली वन फोर्स दैट इज एक्टिंग इज वेट, और वो आप सब जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेजुअली ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज ही करता चला जाएगा, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या ली जाएगी, दैट इज इक्वल टू जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जहां से फिर हम इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोजेक्टाइल में आपसे जो वो पूछ सकता है, कैलकुलेट करवा सकता है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर कर ही लिए। अब कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, वो आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज की डिमांड कर सकता है। हॉरिजॉन्टल रेंज को डिस्टेंस XP लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा मैं ऑलरेडी फॉर्मूला आपसे शेयर कर चुका हूं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पांसिबल है दैट इज ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वही है जो कि असल में इनिशियल वेलोसिटी है, जो यहां पे कितनी थी, इट वाज 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं 10 मल्टीप्लाइड बाय, अगर सिर्फ टाइम मेरे पास हो तो मैं आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। स्टूडेंट, अब बात ये कि बाद का टाइम हमें नहीं दिया होता, जब तक टाइम मेरे पास नहीं होगा अल्टीमेटली मैं अपनी रेंज को भी कैलकुलेट यहां पे लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, जरा गौर से दिखेगा, वही फॉर्मूला हाइट का h इज इक्वल टू हाफ GT²। तो अब वो एक बात याद रखिएगा, अगर वो आपसे रेंज डिमांड कर रहा है, वो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं देगा, वो इनिशियल वेलोसिटी देगा। आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, वो आपको हाइट और टाइम इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जरूर देगा। तो अगर टाइम दे देता है तो आप साफ सी बात है पुट करके रेंज डायरेक्टली निकालेंगे, लेकिन वो कभी आपके लिए आसानियां तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब वो कभी आपको टाइम नहीं देगा। क्या देगा, वो आपको जनाब हाइट देगा। तो इस हाइट से h इज इक्वल टू हाफ GT² से आप टाइम अगर कैलकुलेट करें, वही फॉर्मूला जो मैं आपको यूनिट 1 की फर्स्ट डिवीजन में बड़ी डेप्थ में करवा चुका हूं, t इज इक्वल टू √2h/g। आप यहां पे हाइट की जगह वैल्यू प्लेस करेंगे, g पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, टाइम आएगा, टाइम आप यहां पुट करेंगे एंड you'll get your range। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू मस्ट रिमेंबर इट। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हमारा पहले सवाल प्रोजेक्टाइल के हवाले से, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर। इसका मतलब आप देखें हमें क्या चीज प्रोवाइड कर देगी, जी हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था हाइट, उसने आपको हाइट प्रोवाइड कर दी, तो आप टाइम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली, तो दूसरा कीवर्ड उसने बोला हॉरिजॉन्टली, जब भी हाइट की बात करेगा हॉरिजॉन्टली ही लॉन्च करेगा। ऑब्वियसली वो हमारी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छी चीज है कि नेशनल एमडी कैट में ही हैज टू रिमेन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली साफ सी बात है, वी नो देम। मैं बड़ी डिटेल में आपसे एक एक चीज शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर बात हुई थी हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ, और इनिशियल स्पीड, जी हां, इनिशियल स्पीड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए उसके इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वही बेसिकली उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है। कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इट वाज गिवन टू यू इन कोइंसिडेंस है 10 मीटर पर सेकंड ही है। हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस इट विल कवर इन 3 सेकंड। यहां पे उसने आपको थोड़ा टी ट्रैक किया। टी ट्रैक ये किया कि उसने पहला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से नहीं पूछा, बल्कि कहा जाए तो पहला क्वेश्चन यूनिट 1 की डिवीजन से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि बताइए वो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट का 3 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मुझे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यही लगेगा, t इज इक्वल टू √2h/g, बल्कि ये फॉर्मूला हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला, हाफ GT²।
टाइम की जगह आप जो ही 3 सेकंड पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो 3 सेकंड के बाद कितनी वर्टिकल हाइट कवर कर चुका होगा। तो द फर्स्ट पार्ट वाज वेरी सिंपल, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम जानते फिंगर टिप्स पे 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होता है। हम फर्स्ट वीक में, टेस्टों में और लेक्चर में बड़ी डिटेल से देख चुके हैं 45 मीटर। लेकिन दोबारा आपके लिए मैं यहाँ पे रिवाइवल के लिए एक दफा कैलकुलेट कर देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास y इज इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम 3 सेकंड था, y इज इक्वल टू हाफ ऐसे रहेगा, g की जगह मैं 10 पुट करूंगा और टाइम की जगह जो मैं 3 पुट करूंगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट हाफ ऐसे रहा, 10 ऐसे रहा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 एंड 9 5 दा दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। एज आई हैव टोल्ड यू कि डिस्टेंस हम सबको फिंगर टिप्स पे है। तो यहां तक का काम तो बहुत आसान था, आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हाउ फॉर इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग। ये उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी एक्स की बात कर रहा है, वो कितनी दूर जाके हिट करेगा। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, रेंज का फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि असल में इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब स्टूडेंट से मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको फिंगर टिप्स हो जाए। याद रखिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हमारी होगी अल्लाह ताला के करम से हमें उतना ही ज्यादा अच्छा हमारे चांसेस होंगे टू बिकम अ डॉक्टर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स। मैं बातों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये सारी बातें फिंगर टिप्स आ जाए। स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, अपने टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स, अब टाइम में सेपरेटली कैलकुलेट भी कर सकता हूं, लेकिन क्या ही अच्छा हो हम एंटी टेस्ट में अपने शॉर्टकट फॉर्मूलाज डेवलप कर लें। हाँ जी, देखिएगा, वी एक्स ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई टाइम का फॉर्मूला यहीं पे आपको फिट कर दें, √2y/g। स्टूडेंट्स, आर ऐसे रहा, एक्स ऐसे रहा, वी एक्स इनिशियल वेलोसिटी इट वाज 10, √2 ऐसे रहेगा, हाइट जो थी इट वाज 100 मीटर की हाइट से उसको लॉन्च किया गया, जी 10 है। स्टूडेंट्स, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया, 10 ऐसे रहेगा और अंडर रूट में हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 को मैं लिख सकता हूं 5 × 4, 5 तो अंदर ही रहेगा क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और 10 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 20 √5 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट जो ऑप्शन बनती है दैट इज 20 √5 मीटर, दैट इज गिवन इन डेल्टा ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में बहुत सारी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को देखा कि हम लीनियर प्रोजेक्टाइल में कहां कहां कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो हम कैसे कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। A crow drops a pebble, यानी कौवा फ्लाई कर रहा है और उसकी चोंच में, हाँ जी, प्यासे कौवे वाली कहानी आपको याद आ गई होगी। तो वो क्या करता है, वो पेबल को थ्रो करता है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और स्पीड उसकी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, हाइट क्या थी 5 मीटर। फिर वही पूछा कि बताए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा जब वो जाके हिट करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, वी एक्स ऐसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय √2h/g। वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वही था जो कि बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे रहेगा, h की जगह 5 मीटर, 10 5 2 10 10 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आई होप कि इन दो क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी और अब आप आसानी से लीनियर प्रोजेक्टाइल को डील कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरफ चलते हैं। लीनियर प्रोजेक्टाइल से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि एंटी टेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से आते हैं। जी हाँ, आइए ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को बहुत डेप्थ में देखने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? अगर किसी बॉडी को इस तरह से लॉन्च किया जाए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही हो, तो फिर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वी आई वाई वर्टिकल उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा और हॉरिजॉन्टल ये कोशिश करेगा कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे। होगा क्या, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जाएगा, लेकिन चूंकि यहां पर आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, एयर फ्रिक्शन इग्नोर हो गई, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट क्या रहेगा, इट विल रिमेन द सेम, वो चेंज नहीं होगा। एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी, दैट इज 0। ये वही है जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक लीनियर प्रोजेक्टाइल में भी देखी थी। हाँ, अब होगा क्या कि लेकिन चूंकि यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्ट में 0 नहीं है, जैसे जब बॉडी ऊपर जाएगी वेट तो एक्ट करेगा, वेट की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा,
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट बिकम्स जीरो, वो जीरो हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तब भी रहता है और इसी वजह से, यही वजह है कि ये बॉल अब यहां से नीचे नहीं गिरेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्टाइल की मोशन में अक्सर पूछा गया कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो बच्चे बाज़ औक़ात मिस्टेकनली ये कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती होगी। वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज द हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल जीरो हो रहा, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं हो रहा, और जब तक दोनों जीरो नहीं हो जाते वेलोसिटी जीरो हो नहीं सकती। आइए जी स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा यकजा करने के लिए, समझने के लिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एंगल की जो कंडीशन थी दैट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, एंगल को जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्यों? ताकि दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करें, ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो और ना ही वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो। वेलोसिटी वेक्टोरली देखी जाए तो ये दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट। मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगी अंडर रूट वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसी को किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंगली लिखूं, वी एफ इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ पाई स्क्वायर। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा। हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, जीरो गई, एयर फ्रिक्शन इग्नोर हुई, एफ एक्स जीरो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये अब हमेशा सेम रहेगा। इसकी वजह से चूंकि कभी भी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी ऑन द होल कभी जीरो नहीं हो सकती, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेकिन ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात की जाए, ऊपर जाते हुए क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और वापस आते हुए कहा जाए ये इंक्रीज होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये जीरो जाता है, तब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखी जाए तो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैंने भी बात की कि एयर फ्रिक्शन को आपने इग्नोर कर दिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो स्टार्ट में होगा वो ही हर पॉइंट पे वीएफएक्स रहेगा, इसे वीएक्स लिखा जा सकता है। इट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द होल मोशन। वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्ट में कहता है वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, चूंकि वी वाई कॉन्टिन्यूसली चेंज होता, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो इसकी वजह से वेलोसिटी इफेक्ट होती है। वो फोर्स जो इसको चेंज करती है वो वेट है, एफ इज इक्वल टू एम जी। तो ए वाई, इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो वर्टिकल मोशन के लॉन्ग होगी, इसको माइनस जी के अकॉर्डिंगली लिया जाएगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 28 पॉइंट की अगर बात कर ली जाए, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, लेकिन जीरो नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं हो सकती। हाईएस्ट पॉइंट पर वो मिनिमम क्यों होती है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चूंकि जीरो नहीं होता तो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर रह जाती है एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कहा जाए वो हॉरिजॉन्टल के बराबर होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर कोई भी आपसे पूछे दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। हाईएस्ट पॉइंट ये वो पॉइंट है यहां पर वेलोसिटी सिर्फ वीएक्स रह गई है, और तब भी जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्वियसली साफ सी बात है ग्रेविटी की वजह से जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का कितना हो गया, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन भी एंटी टेस्ट में बहुत दफा रिपीट हो चुका है, तो आपने याद रखना है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सिर्फ एक ही होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता, इसलिए इन दोनों का एंगल कितना बनता है, इट बिकम्स 90 डिग्री। तो आपने याद रखना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज जीरो, बताइए इनमें से कौन सी चीज जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होगी? यकीनन आप मेरा साथ देंगे, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होती, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है, तो अल्फा ऑप्शन तो नहीं हो सकती। बीटा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये सोचने वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट, मास तो थ्रू आउट चेंज नहीं होता। वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं होती तब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, और आप अभी अल्फा ऑप्शन में क्या कहें कि वेलोसिटी जीरो नहीं होती, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होती। मोमेंटम,
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू M इंटू वी। मास तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी, जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स पता ही चला मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा ऑप्शन को देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो पता ये चला कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, इट बिकम्स जीरो। सो स्टूडेंट्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जीरो। तो आपने ऑब्वियसली आई होप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने दो नए पॉइंट्स देखे, वो एक है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। इनका हवाला भी मौजूद है एंटी टेस्ट में, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में जो साफ सी बात है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का टॉपिक मौजूद है, और आज भी मैंने पूरी कोशिश की कि अपने इस डिवीजन में आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के तमाम रिलेशंस भी आपसे शेयर करूं। तो अब मैं प्रोजेक्टाइल में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से जो एंटी टेस्ट में बार बार सवाल आते हैं, आइए मैं उनको शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A projectile is launched at the angle of 45 डिग्री। स्टूडेंट्स फिंगर टिप्स पे होगा 45 डिग्री, ये वो एंगल होता है जिस पर प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या हो जाती है, जी हाँ मैक्सिमम होती है। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल जो आप लॉन्च करना चाहते हो एट सर्टेन एंगल विद सर्टेन वेलोसिटी, तो आप चाहते हो कि एंगल ऐसा हो कि उस वेलोसिटी के लिए वो सबसे दूर जाके गिरे, फिर एंगल क्या होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 45 डिग्री। स्टूडेंट्स 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था प्रोजेक्टाइल का, और यहां पर इस सवाल में सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल लिखा हुआ है तो स्टार्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी। एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बच्चे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि जनाब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मुकम्मल तौर पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को वो 0 मार्क करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को 100 मार्क करते हैं, तो फिर वो अल्फा ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बता चुका हूं प्रोजेक्टाइल के केस में काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के केस में काइनेटिक एनर्जी अगर 0 नहीं होगी तो ये दो टुकड़ों में बटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट की वजह से और एक वर्टिकल पार्ट की वजह से। हॉरिजॉन्टल पार्ट की वजह से जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी, वो ना ज्यादा हो सकती है ना कम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो सकता। और वर्टिकल चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जाता है, यस 0 जाता, तो उसका जितना भी हिस्सा होगा वो मुकम्मल तौर पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी के जो दो पार्ट्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमें हाउ वी कैन कैलकुलेट देम। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, जरा गौर से देखिएगा उस शॉर्टकट फॉर्मूला को। हाईएस्ट पॉइंट पर पीक पर काइनेटिक एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो यकीनन ये वो काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बच गई होगी। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है, ऑब्वियसली हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपने इस फॉर्मूला को याद कर लेना। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो बच जाती है अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होती है, वो तो हमें पता है, लेकिन वो कितनी होती है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला हमने लिखा, काइनेटिक एनर्जी एट द पीक इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए पीक पर, तो फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर वैल्यूज को प्लेस करूंगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, 100 थी, एंगल 45 था, cos 45 होता 1/√2, ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50 जूल। तो पता चला 100 जूल में से 50 जूल कंट्रीब्यूशन किसकी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, और ये काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल पार्ट चेंज नहीं होगा, तो वो जो चेंज होगा वो वर्टिकल पार्ट होगा जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मुकम्मल तौर पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पोटेंशियल एनर्जी पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी साइन के थीटा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 100 थी, साइन 45 फिर 1/√2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसका जवाब भी 50 जूल आया। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनती है, दैट इज चार्ली, 50 जूल एंड 50 जूल। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक नया पॉइंट हम लोगों ने आज एंटी टेस्ट में सीखा। प्रोजेक्टाइल में
बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से होता है। स्टूडेंट, इसके बाद एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम पीक पर क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मोमेंटम जो होगा पीक पर, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। मोमेंटम किसी भी पॉइंट पर जो होगा उसका फॉर्मूला होगा mvx प्लस mvfy, यानी मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मैंने ये प्लेस किया यहां पर। अब स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 जाता है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम जो पीक पर होगा उसका फॉर्मूला क्या बच जाएगा, mvfx या mvix, इसको मैं पुट कर सकता हूं। तो पीक पर मेरे पास जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होगा mvi cos ऑफ थीटा, यानी शुरू वाला मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। अब यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कुछ क्वेश्चन आज भी आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल आप देख सकते हैं यहां पे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं ये चाहूं कि पीक पर जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम का हाफ हो जाए तो एंगल कितना होना चाहिए, तो यकीनन मुझे cos ऑफ थीटा की जगह कोई ऐसा एंगल पुट करना है जिसका जवाब हाफ आता हो। तो cos किसके लिए हाफ देता है, आपको फिंगर टिप्स होना चाहिए। cos 60 के लिए हाफ देता है, इसका मतलब 60 डिग्री पर जब मैं पुट करूंगा, जब मैं एंगल 60 डिग्री पुट करूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारे पास मोमेंटम होगा पीक पर, वो इनिशियल मोमेंटम का हाफ रह जाएगा। अब कुछ बहुत कन्वेंशनल चीजें लेके चलते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन के दौरान जिस मैक्सिमम हाइट तक जाता है उसको हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप कर लेते हैं हाइट का वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। फॉर्मूला क्या बनेगा, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi स्क्वायर, h is directly proportional to sin square theta and h is inversely proportional to g। इसका मतलब ये कि ग्रेविटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो मून पर अगर आप कंपेयर करें, मून पर और अर्थ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम हो, लेकिन मून पर आप सब जानते हैं ग्रेविटी जो होती है जमीन से 6 गुना कम हो जाती है। तो इसका मतलब वहां पे हाइट, जहां पे ग्रेविटी 6 गुना कम हो जाएगी, यानी 6 टाइम्स कम हो जाएगी, वहां पर यकीनन हमारे पास जो हाइट होगी वो 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वेलोसिटी को अगर मैं डबल करूंगा, हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये रिलेशन चूंकि स्क्वायर की वजह से है। किस एंगल के लिए हाइट मैक्सिमम होगी, स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, साइन थीटा। किस ट्रिग्नोमेट्रिक, किस एंगल के लिए साइन थीटा जो है कहा जाए मैक्सिमम देता है, जी हाँ 90 के लिए। तो इसका मतलब अगर आप 90 पर लॉन्च करेंगे तो हाइट मैक्सिमम होगी। अगर 90 पर लॉन्च करता हूं एंटीटेस्ट का क्वेश्चन याद रखिएगा, हाइट मैक्सिमम हो जाएगी और क्या हो जाएगी, तब हमारे पास यहां पे 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा vi स्क्वायर ओवर 2g। अब जरा गौर से देखिएगा, इस vi स्क्वायर ओवर 2g में रेंज जो मैक्सिमम होती है हम ऑलरेडी जानते हैं, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला था vi स्क्वायर ओवर g। तो आप यहां पे लिख सकते हैं हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसकी जगह ये देखिएगा, ये जो फैक्टर हमारे पास ये रेंज मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हाइट जब मैक्सिमम होती है, हाइट जब मैक्सिमम होती है कब, किस एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए, तब भी वो जो रेंज 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है उसका क्या रहती है, हाफ रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपने याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल को अपनी मोशन को टाइम ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टाइम टू हिट द ग्राउंड जितना वक्त दरकार होता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टी इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर जी, फिंगर टिप से होगा। यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी इन्वॉल्व है, साइन थीटा। किस एंगल के लिए मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री के लिए। साइन 91 होगा, तब हमारे पास टी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2vi ओवर जी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर इसे टोटल टाइम यहां से यहां तक 4 सेकंड लगे हैं तो इसे 2 बराबर टुकड़ों में बांटा जा सकता है। यहां से यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाइट तक का टाइम हाफ होता है। इसका मतलब 2 सेकंड इसको यहां से ऊपर तक जाने में लगेंगे और 2 सेकंड ऊपर से नीचे आने में। इसका मतलब ये जो पहले वाला जो टाइम है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ कर लिया जाए तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। तो आप इसको जो ही 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या जाएगा, vi sin थीटा ओवर जी, दैट कुड बी योर रिलेशन। आप देखें मैं 2 से डिवाइड किया vi sin थीटा ओवर जी, तो इट कैन कम ओवर देयर। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए और मजीद चीजें देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आता है
R is equal to V I square sin 2 थीटा ओवर जी। स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बच्चों को ये फिंगर टिप से होता है, बाज औकात वो करता ही है कि अल्फा ऑप्शन में ये प्लेस करता है और बीटा ऑप्शन में ये प्लेस कर देता है। स्टूडेंट ये दोनों ही रेंज के फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी आप मेडिकल के स्टूडेंट से फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स कैसा। सो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं उसको यहां पे पुट करूं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लेस करूं, तो इसको इस फॉर्म में भी राइट डाउन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर इट, इट कैन कम इन द पेपर। रेंज किस एंगल के लिए मैक्सिमम होती है? यू नो वेरी वेल, दैट इज फॉर द 45 डिग्री। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जब रेंज मैक्सिमम होती है तो उस वक्त हाइट, अगर आपको ये मैं कह दूं कि किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज सपोज करें 100 मीटर है, ये देखें आप देख सकते हैं रेंज 100 मीटर है, मैक्सिमम का वर्ड बोला तो कॉमन सेंस से एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। मैं हाइट पूछूं हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे सर हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, जब रेंज मैक्सिमम हो जाती है तो उस वक्त की जो हाइट होती है, जो उसने अटेन की होती है, उससे 4 टाइम्स ग्रेटर होती है। इसका मतलब रेंज बिकम्स 4 टाइम्स द हाइट ओवर देयर। तो आप यहां से अगर रेंज हाइट से 4 गुना बड़ी है तो हाइट क्या होगी? हाइट ऑब्वियसली रेंज से 4 गुना कम होगी। तो आप क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 4 इट विल गिव यू 25 मीटर। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े फॉर्मूला आपको चाहिए नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे खूबसूरत पॉइंट ये कि आपको बहुत कैलकुलेशंस में जाना नहीं पड़ता और आप आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स यही चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट की है। अगर हाइट आपने कैलकुलेट करनी थी r डिवाइडेड बाय 400 बाय 425 मीटर। स्टूडेंट्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोगों ने याद रखना, रेंज और हाइट का। अगर रेंज आपको दी गई हो n टाइम्स हाइट और वो आपसे पूछे एंगल क्या है, थीटा क्या है, कि सपोज करके कहते हैं रेंज, चले इसी को चेक कर लेते हैं। यहां पे रेंज आपके पास क्या है? 4 टाइम्स हाइट, और ये तभी होता है जब एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। तो मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं, जब भी रेंज n टाइम्स हाइट होगी तो एंगल जो होगा वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 ओवर n, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय n होगा। अब यहां बताइए, यहां पर जब मैंने लिखा r इज इक्वल टू 4h, तो यहां पर n क्या है? अगर मैं इसको देखूं तो r ऐसे ही है, n की जगह यकीनन यहां पर हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। इसका मतलब मेरे पास m4 है। आइए मैं चेक करता हूं फॉर्मूला। थीटा यानी रेंज इज इक्वल टू 4 हाइट के लिए मुझे कहा गया कि अगर रेंज 4 टाइम्स हाइट है तो एंगल क्या होगा? हमें वैसे पता 45 डिग्री आना चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला शॉर्टकट ठीक है। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 ऊपर लिखेंगे और नीचे n कितना है? 4 से कैंसिल आउट हो गया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, हम सब जानते हैं टेंजेंट किस एंगल के लिए 1 देता, दैट इज ओनली फॉर 45 डिग्री। तो ये भी कंफर्म हो गया। तो अब आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आर थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। आपने याद रखना है कि 76 डिग्री वो एंगल है जहां पर रेंज और हाइट आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च करूं कि उसका एंगल 76 डिग्री बनता हो और वो मैं कि 76 डिग्री पर मैंने लॉन्च किया, रेंज जो थी वो 100 मीटर है, हाइट क्या होगी? तो आप फौरन लिख दें कि जनाब चूंकि एंगल 76 डिग्री है, रेंज और हाइट बराबर होते हैं, तो हाइट भी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं 76 से ऊपर जाऊंगा तो हाइट रेंज से बड़ी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 76 से नीचे आऊंगा तो हाइट रेंज से छोटी होगी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से आपको कोई भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स नहीं है, दीज आर बेसिकली एमसीक्यूज, जो मैं आपको शॉर्टकट में सारे एमसीक्यूज आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हवाले से पूछा जाता है कि अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइलों और दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च किया जाए बट विद डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो फिर उनकी रेंजेस का क्या रिलेशन हो सकता है? अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोनों के एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो फिर याद रखिएगा, इफ दे हैव द सेम इनिशियल वेलोसिटीज their ranges would be the same, ranges हमेशा सेम होगी। मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। एक को 30 पे लॉन्च किया, एक को 60 पे। 30 प्लस 60 कितना होता है? आप सब जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों के लिए रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन से एंगल्स हैं इनके लिए रेंजेस सेम होगी, तो आप उनको ऐड करके अगर 90 डिग्री आता है तो ऑब्वियसली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज इज मैक्सिमम? स्टूडेंट्स
आप अब रेंज मैक्सिमम की बात की जाए तो हमारे ज़हन में सबसे पहले जो एंगल आता है वो 45 डिग्री आता है। हम कहते हैं 45 डिग्री वो एंगल होगा जहां पे रेंज मैक्सिमम होगी, लेकिन गौर से देखिए ऑप्शंस में कहीं पे भी 45 डिग्री नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 45 के जो सबसे करीब तरीन होगा, हाँ जी, फिर उसके लिए रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप देखिए 40 डिग्री का 45 से डिस्टेंस 5 डिग्री है, वो तो 50 का भी 5 डिग्री, और ये यकीनन वो एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं जिनके लिए रेंजेस क्या होंगी, सेम। इन दोनों का डिस्टेंस 45 से क्या है, दैट इज सेम, और ऑप्शन में कहीं डेल्टा में बोथ ए एंड बी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते। अब जरा गौर से देखिए 43 का डिस्टेंस 45 से जस्ट 2 डिग्री है और 30 का ऑब्वियसली 15 डिग्री है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, चार्ली। तो बात का ऐसा होता है कि मेरे पेपर में क्वेश्चन आते हैं और हमें सिलेक्ट करना होता है कि दिए गए एंगल्स में से कौन सा ऐसा एंगल है विच इज नॉट 45 डिग्री, लेकिन उसके लिए रेंज क्या होगी, कंपैरेटिवली उन तमाम एंगल्स में सबसे ज्यादा होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स को तमाम डायरेक्शंस में फायर किया। द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको सॉल्व करता हूं। सपोज करें आप कहीं यहां पर एक ग्राउंड में खड़े, अब आप क्या करते हैं, आप इन तमाम डायरेक्शंस में कहा जाए आप मैक्सिमम आप वो बुलेट्स को फायर कर रहे हैं, और आप जब फायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ रेंज कवर करेंगे। वो रेंज इस सर्कल का क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो सर्कल का आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। रेडियस क्या है, रेंज है। और आप चूंकि मैक्सिमम एरिया चाहते हैं तो मैक्सिमम एरिया एक सर्कल का वो मैक्सिमम रेडियस के लिए होगा। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम किसके लिए होगी, 45 डिग्री के लिए, जो आप सब जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। तो फॉर मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड एंगल को 45 डिग्री होना चाहिए था ताकि रेडियस मैक्सिमम हो सकता। तो ये पूरा जो एक सर्कल बनता है जमीन के ऊपर, आप ऊपर से जब देखेंगे सर्कल बनेगा तो उसके लिए रेंज मैक्सिमम होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी। एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे रहेगा, आर की जगह में आर मैक्सिमम पुट करूंगा, पाई ऐसे ही, आर मैक्सिमम की जगह वी आई स्क्वायर ओवर जी का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा, पाई वी आई की पावर 4 डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। कहां पर मौजूद है, दैट इज इन द चार्ली ऑप्शन। तो इट वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल के हवाले से मोमेंटम को लेकर चल रहा हूं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, एंगल क्या था, 30 डिग्री विद द वर्टिकल हैविंग मोमेंटम p, जबकि उसका मोमेंटम क्या था, p। व्हाट विल बी इट्स मिनिमम मोमेंटम ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि मिनिमम मोमेंटम कहां पे होता है, जहां पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो बच्चे फौरन से पहले क्या करते हैं, दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट इन सच ए वे, वो इसमें जो एंगल पुट करते हैं वो 30 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। और फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इनटू कॉज ऑफ थीटा। अब जो ही आप यहां पे कॉज ऑफ 30 पुट करेंगे तो आप सब जानते हैं कॉज ऑफ 30 होता है √3/2, तो p इंटू √3/2 डेल्टा में मौजूद है, बच्चे डेल्टा के लिए चले जाते हैं। कीवर्ड पे गौर नहीं किया, गौर से देखें, एंगल था वर्टिकल के साथ, इसका मतलब वर्टिकल के साथ एंगल जो था, यहां पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। अगर यहां पर हमारे पास ये देखें 60 डिग्री जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ जो इसका एंगल बन रहा होगा वो जो है वो जो भी है दैट इज अ डिफरेंट एंगल। हमारे पास यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर प्रोजेक्टाइल में हमारे पास जो एंगल जो बन रहा है वो वर्टिकल के साथ जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। तो बताइए हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा होगा। इसका मतलब बच्चों हमने यहां पर जो एंगल यूज करना है वो 30 डिग्री यूज नहीं करना, वो 60 डिग्री यूज करना है। जो ही 60 डिग्री आप यूज करेंगे, cos 60 कितना होता है, cos 60 आपको प्रोवाइड करता है 1/2। तो फिर क्या होगा, टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2, कहां ऑप्शन मौजूद है, दैट इज बीटा। स्टूडेंट्स with this we end up this lecture. I hope that you people have learnt a lot. आज हमने मोमेंटम से लेकर प्रोजेक्टाइल तक सारा कुछ बहुत थॉरली देखा। इंशाल्लाह ताला अब इस डिवीजन के यूनिट 1 की जो सेकंड डिवीजन है जिसका आज आपने मुझसे लेक्चर लिया, हम इंशाल्लाह ताला इसके 2 कंसेक्टिव टेस्ट देखेंगे जिसमें इंशाल्लाह ताला हम 30 क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट
आप इस सारी कॉन्वर्सेशन के बाद जब उस प्रैक्टिस में गुजरेंगे और जब उसके बाद जब आप निखर के सामने आएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। अब अपना बहुत ख्याल रखें, बयान और वदी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।